हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आज मैंने जो आपके लिए टॉपिक लिया है वो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने भाषण में जो आज भारत की जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उन्होंने अपने भाषण में एक चीज़ मेंशन की है कि भारत 25 साल बाद आज से विकासशील से विकसित देश बन जाएगा। अब क्या इसके चैलेंजेस होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने ये सब चीज़ें मेंशन की हैं, कि क्यों भारत में ऐसे पैरामीटर हैं किस आधार पर भारत के प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को कहा है। अब इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में HDI इंडेक्स क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, पर कैपिटा इनकम कितनी है भारत के नागरिक की, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए डिस्कस को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके विकासशील से विकसित देश के बारे में कैसे डेवलप हो सकता है या कैसे कन्वर्ट हो सकता है। अपने आप को खुद को ही डेवलप नेशन घोषित करना होता है। इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, ना ही कोई ऐसी संस्था है जिसके द्वारा ये डेवलपिंग से डेवलप घोषित किया जाता है। सबसे पहले आपको इसमें डेवलप नेशन के बारे में आपको दिखाया गया है। ये US है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ये डेवलप नेशन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनकी पर कैपिटा इनकम सब कुछ हाई रहता है। आप देख सकते हैं इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस किया जाता है। इन देशों में एजुकेशन सेक्टर अच्छे होते हैं, इन देशों में हेल्थ केयर सेक्टर अच्छे होते हैं। ये सब सेक्टर, इन चीज़ों की कोर सेक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, तब जाके इनको डेवलप नेशन कहा जाता है। ये अपने आप को ही खुद को ही घोषित कर सकता है। अब डेवलपिंग नेशन जो होते हैं, जैसे भारत है, चाइना है, रसिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका या साउथ कोरिया है, इनके पर कैपिटा इनकम इन डेवलप नेशन से कम होती है। ब्राज़ील की कम है, रसिया की कम है और चाइना की कम है। डेवलप नेशन का एक G7 के नाम से एक ग्रुप भी आता है, जो भारत दुनिया में एक ग्रुप भी बना हुआ है, वो डेवलप नेशन का ग्रुप है। डेवलपिंग नेशन है इंडिया में, भारत एक विकासशील देश है। अब लीस्ट डेवलप कंट्री जो आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, साउथ सुडान है। मैंने सिर्फ आपको ये बात बताई है कि भारत में या दुनिया में कैसे अपने आप को डेवलप नेशन घोषित कर सकता है, कैसे कोई राष्ट्र अपने आप को डेवलप नेशन घोषित कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में तो हमने देख लिया। अब आप ये देख सकते हैं कि ब्लू नेशन, जो जितने भी ब्लू कलर में आप नेशन दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्र दिखाई दे रहे हैं, ये सब डेवलप हैं। और डेवलपिंग कंट्री आपको येलो कलर में होगी, ये आप देख सकते हैं इसमें। अब रेड कलर में जो आपको दिखाया जा रहा है, ये सब लिस्ट डेवलप कंट्री हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे भारत को एक डेवलप नेशन बन सकता है। आप पिछले 5 या 6 सालों में देखेंगे कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग बढ़ी है। मोदी गवर्नमेंट में ये जो आप पर कैपिटा इनकम है ये बढ़ती गई है। पहले जो 2014 से 15 तक थी, आप देख सकते हैं 86,647 रुपये। फिर 2015 से 16 तक रही 94,731 रुपये। फिर 2016 से 17 तक 1,03,870 रुपये। ये सब देखते हैं आप कि बढ़ती गई है। कोरोना काल में इसको थोड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोरोना काल में तो सभी सेक्टर डाउन पड़ गए थे, उनकी नौकरी चली गई थी, सब चीज़ों को सभी सेक्टरों को झटका ही लगा है। अब आप देख सकते हैं कि भारत में जो बजट को एलोकेट किया जाता है, किस किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बजट का एलोकेशन किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो भारत का जो पैसा खर्च होता है वो होता है इंटरेस्ट पर, मतलब ब्याज पर। हम सबसे ज़्यादा ब्याज चुकाते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक को, और किसी देश से हमने उधार जो ले रखा है, सबसे ज़्यादा जो पैसा हम ब्याज पर चुकाते हैं। उसके बाद हम डिफेंस पर खर्च करते हैं, ट्रांसपोर्ट पर करते हैं, ट्रांसफ़र पर करते हैं, स्टेट जो ट्रांसफ़र को हम पैसा स्टेट करते हैं और पेंशन पर करते हैं, फूड सब्सिडी पर करते हैं, रूरल डेवलपमेंट करते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर करते हैं। ये सब आपको जो कोर सेक्टर हैं, ये सब इन सेक्टरों में भारत के जो जो बजट तैयार किया जाता है, इन सेक्टरों में पैसा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर को देख लेते हैं। एजुकेशन सेक्टर के लिए हमें कितना परसेंट खर्च करते हैं? 1.4%, जो कि और देशों के मुकाबले या डेवलप नेशन होने के लिए हमें बहुत कम है। इसको कहीं ना कहीं हमें देखना होगा, बढ़ाना होगा।
ये तभी जाके हम अपने देश को विकसित राष्ट्र घोषित कर पाएंगे और विकासशील से विकसित की ओर बढ़ पाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि भारत के जो आईआईटीशियन हैं, जो भारत में अच्छे अच्छे हाई टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जाते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो अपने आप को लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानते हैं या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे मानते हैं, वो इंडिया में न मानकर वो किसी दूसरे देश को खोजते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, और ये इन सब चीज़ों में जाते हैं, क्योंकि हमारे जो भारत की जो टेक्नोलॉजी है, न्यू आइडियाज़ है, वो सब बाहर जा रहे हैं, जिससे भारत में बहुत ज़्यादा ह्यूमन का लॉस हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट लॉस हो रहा है, क्योंकि उन्हें यहाँ वो एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिलता है जो उन्हें वहाँ पे जाके मिलता है। ये भी कहीं ना कहीं भारत को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो देश में आईटीशियन निकलते हैं, वो भारत में ही रह के रिसर्च एंड डेवलप करें और भारत में ही अपने न्यू आइडिया को प्रमोट करें। ये सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। अब आप देख सकते हैं कि जो एजुकेशन का एलोकेशन किया जाता है, वो भारत में लगभग बढ़ा ही है। आप पिछले जो बजट तैयार हुए थे, उनमें सबसे बढ़ता ही चला गया है। 2020-21 से 22 में आप इसको कम ही किया गया, क्योंकि कोरोना काल ने इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला था। अब जो बजट में जो एलोकेशन किया जाता है, वो तो बढ़ा ही है, क्योंकि हमने जो कोरोना काल में जो फेस किया था, जैसे ऑक्सीजन की शॉर्टिंग, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आप हेल्थ केयर में या कोर सेक्टर आपके मान सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये जो एनर्जी सेक्टर में जितने भी कोर सेक्टर हैं, उनमें अगर आपको ध्यान नहीं दोगे तो आप डेवलपिंग से डेवलप नेशन नहीं बन पाओगे। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। अब जो HDI इंडेक्स है, भारत में HDI इंडेक्स की सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है और देशों के मुकाबले। वैसे तो हम बांग्लादेश से ऊपर, अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे तो ऊपर ही हैं, लेकिन चाइना से नीचे हैं। अब इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि भारत के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, हमें अच्छा परफॉर्म करना होगा। अब आप देख सकते हैं कितने स्कोर के साथ हम 131वें स्थान पर हैं, लगभग 0.645। ये हमारी स्थिति है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर हम इसको 0.8 के ऊपर लेके जाना है, तो हम तभी जाके हम एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें, जो मैंने आपको पिछली बार थोड़ा सा बताया है, कि हमें सबसे पहले कोर सेक्टर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोर सेक्टर पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा, आपको सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, सबसे पहले उसके बाद आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तैयार करने की ज़रूरत है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो जाएगा। इससे भारत में जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो प्रण लिया गया है, उसमें आने वाली राह आसान हो सकती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रमोट अच्छा करना होगा, बहुत अच्छे से उसको बनाना होगा। अब जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी है, वो अभी अमृत काल में हमारा जो देश है उनको वो मेंशन किया है। जो पंचप्रण जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैं, उनमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या इनकी बात की गई है। सबसे पहले जो अमृतकाल के जो पंचप्रण है प्रधानमंत्री जी द्वारा लिए गए हैं, पहला जो प्रण है, बड़े संकल्प लेकर हमें चलना होगा। जैसे भारत ने अभी हाल ही में जो ग्लासगो में जो समिट हुआ था COP26 का, तो उसमें सबसे पहले जो भारत के 2070 तक हम जीरो कार्बन एमिशन अपना कम कर देंगे, 2050 तक लगभग आधा कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हमें बड़े बड़े हम प्रण लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम चीज़ों को बड़ा नहीं सोचेंगे तो हमारा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बड़ी नहीं होगी। इस वजह से हमें सबसे पहले बड़े प्रण लेके चलने होंगे, बड़े संकल्प लेके चलने होंगे। 2047 तक हम विकसित बन सकते हैं इसी आधार पर। जैसे भारत के जो योजनाएं हैं उनको अच्छे से प्रमोट करना और उनको इम्प्लीमेंटिंग उनके समय कम लगना, तभी जाके हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा प्रण जो अमृतकाल में लिया गया है, हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उससे बचने नहीं देना, मतलब उसको ख़त्म कर देना है। 300 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया है। आप देख सकते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत का शोषण किया है, कैसे भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको
उसको कैसे उसका दोहन किया है, कैसे भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, कैसे भारत से यहाँ से पैसा इकट्ठा कर करके ले गए। आप देख सकते हैं कि भारत के नक्शे को अगर जूम आउट करके देखेंगे ना, तो आपको यूके कहीं नहीं दिखाई देगा जिसने भारत पर 300 साल तक राज किया है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको अब बहुत ज़्यादा लिस्ट डेवलपिंग कंट्री में गिना जाता है। अगर भारत पर ये सब चीज़ें ना होती तो भारत आज किसी और परिस्थिति में होता, बहुत अच्छी परिस्थिति में होता। अब तीसरा जो प्रण भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया है, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं सबसे जो प्रमोट करते हैं वो विरासत पर गर्व करते हैं। कैसे कि भारत की जो विरासत, भारत के जो हमारे पूर्वज रहे हैं, कैसे उन्होंने विरासत हमें दान में दी है, कैसे भारत की जो विविधता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट रहते हैं, विविधता में विश्वास करते हैं, हर चीज़ों पर एक दूसरे पर विरासत, ये सब हमारी विरासत ही है, हमारी संस्कृति है कि हम अपने आप को डेवलप नेशन घोषित कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। चौथा जो प्रण लिया गया है एकता और एकजुटता है। आप देख सकते हैं कि भारत विविधताओं से घिरा है। आप संस्कृति के मामले में देख लें, आप एजुकेशन के मामले में देख लें, भाषाओं के आधार पर देख सकते हैं, भारत विविधता से घिरा हुआ है। हर चीज़ में विविधता पाई जाती है भारत के अंदर। आप देख सकते हैं धर्म में विविधता होती है, और जैसे कितने ही धर्म भारत में पनप रहे हैं, बुद्ध है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, सब धर्मों का हम आदर करते हैं। भारत की एक सबसे बड़ी यही पहचान है कि भारत विविधताओं का देश है। अब जो पांचवा प्रण लिया गया है, भारत के नागरिकों का एक कर्तव्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 51A में यह मेंशन किया गया है कि भारत में जो कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य दिए गए हैं, उनको अपने आप को, उनको कर्तव्यों का निर्वहन करना है। क्योंकि अगर मैं कर्तव्य भारत के नागरिक के होंगे तो हम अग्रसर हो सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं अपने आने वाले समय में। जो 25 साल बाद हम डेवलप बना सकते हैं अपने देश को, उन सब चीज़ों को अगर हम सही तरीके से फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम डेवलप नेशन बन सकते हैं। जो मैंने आपको कोर सेक्टर बताया उनको तो ध्यान देने की ज़रूरत है ही, पर कैपिटा इनकम भी अपनी अच्छी बनानी होगी। अब जो भारत के, जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं वो कितनी बार भाषण दे चुके हैं लाल किले की प्राचीर से। सबसे ज़्यादा बार जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा बार भाषण दिया है, अब तक 17 बार भाषण दे चुके हैं। इंदिरा गांधी 16 बार दे चुकी हैं, मनमोहन सिंह जी 10 बार दे चुके हैं, और नरेंद्र मोदी जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में चल रहा है वो 9 बार भाषण दे चुके हैं। जो 2 PM हैं वो आज तक झंडा नहीं फहरा पाए, जैसे गुलजारीलाल चंद्रशेखर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैंने जो आपको ये सब बातें बताई हैं, आप अपने जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे मेंस एग्ज़ाम हैं, उनमें अगर ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आपको ईजिली आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे भी जितने भी मेंस एग्ज़ाम होंगे या जितने भी कोई भी आ सकता है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि भारत में पंच प्रण में दे देगा, आपको स्टेटमेंट दे देगा, या फिर उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर देगा जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि भारत में जो प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रण लिया गया है वो कौन सा लिया गया है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, यूपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आपको सबसे जो पहला रखना होगा, आपको ये सब चीज़ें रखनी होगी कि भारत कैसे HDI इंडेक्स में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है और कैसे अपने आप को डेवलपिंग से डेवलप बना सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।